है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक ज्योग्राफी के अंतर्गत भारतीय भूगोल की बहुत मूलभूत फैक्ट्स के बारे में नज़र डालेंगे, जो सामान्यतः सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्पेशली वनडे परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही परीक्षा, उसके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें है। तो सबसे बात आती है भारत के नामकरण को लेकर के। पहला सवाल, भारत को जैन ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया है। तुम लोग लिखते जाओ, जैन ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया है। ठीक, जैन ग्रंथों में। और प्राचीन वैदिक नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त है। इसके बाद ईरानियों ने इसे हिंदू नाम दिया, हिंदू या हिंदुस्तान नाम दिया। एक्चुअली जो फारस के लोग आते थे वो साकोहा बोलते थे। और ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर को बोलो, जब साकोहा बोलेंगे तो ये हिंदू हो गया। हिंदू से ही हिंदू, और इसी से हिंदुस्तान बना। ठीक, यानी जो सिंधु रिवर है, इसके इधर रहने वाले सिंध के उस पार यानी हिंदू बोला गया, और ऐसे हिंदू और हिंदुस्तान बना गया। इसीलिए कहा भी जाता है कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। इस रीजन में, सिंधु नदी के दक्षिण में, पूरे इस भौगोलिक रीजन में रहने वाले लोग ही हिंदू हैं। वो किसी भी मत पंथ को मानते हो, अलग बात। इस रीजन की जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के हिसाब से जो खान पान सुटेबल है, जो पहनावा है, जो रहन सहन है, वो सब हिंदू है। तो ऐसे हिंदुस्तान पड़ा। अच्छा, इंडिया कैसे नाम पड़ा? इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। इंडिया नाम आया यूनानियों द्वारा, ग्रीक या यूनानियों द्वारा। यूनानियों ने, एक्चुअली ये लोग जो सिंधु रिवर है इसको इंडस बोलते थे, इंडस रिवर। तो इंडस से ही इंडिया बना। ठीक, एक बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत का जो कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है, इसलिए बहुत संभव है सवाल बन जाए। भले ही सिपाही परीक्षा में आए, जो भी परीक्षाएं होंगी इस 1-2 साल में, क्योंकि जो गैर बीजेपी कांग्रेस लेड जो मोर्चा है, पॉलिटिकल गठबंधन, उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। तो अब जो गवर्नमेंट है, बीजेपी प्रो गठबंधन है, ये अपने देश को जो इंडिया बार बार उच्चारित किया जाता है, उसकी जगह भारत कहने लग गए हैं। उसकी जगह हर जगह डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट में भारत लिखने लग गए हैं। तो अब हमारे देश का नाम इंडिया है कि भारत, ये कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, दोनों है। पूछा भी जाए आपकी परीक्षा में कि इंडिया है भारत है, तो दोनों करना, दोनों। ये हम रियल संविधान की लाइन लिख रहे हैं, ये बेयर एक्ट की लाइन है। संविधान में बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, शैल की जगह बिल नहीं है, शैल ही है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो ये भी कंट्रोवर्सी हमारी फिट हुई। कैसे इंडिया आया, कैसे हिंदुस्तान आया? आर्यावर्त वेदों में कहा गया है, और जैन ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। एक बात। दूसरा है कि इसकी स्थिति तथा विस्तार। स्थिति तथा विस्तार से मतलब है हमारा अक्षांश और देशांतर का। ये तो रहे देशांतर और ये रहे अक्षांश। ठीक, अब आप अगर पूरी दुनिया को देखें, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो भारत की ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश।
जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो भारत का 6 डिग्री, 6 डिग्री का 8 डिग्री और 4 मिनट, हाँ सही है। तो विषुवत रेखा ये जो है लाइन, ये अगर विषुवत रेखा ये है तो इससे 8 डिग्री ये यहाँ पे कहीं है, यानी भारत की स्थिति कुछ कुछ ऐसी है। अगर ये पूरा ग्लोब है तो इसके पहले तो उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से सॉरी ये पूर्वी है और ये दक्षिणी है। अगर ऐसा ऐसा आप बांटेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी, और ऐसा ऐसा बांटेंगे तो ये पूरा जो गोला है ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, तो उत्तर पूर्व में है भारत, उत्तर पूर्व में। तो स्थिति अक्षांश और देशांतर के नजरिए से अगर आप इसे देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नोट कर लेना, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, अच्छा देशांतरीय विस्तार क्या है? अब सवाल कैसे फंसाएगा अभी आप लोगों को बताते हैं। देशांतरीय विस्तार क्या है? 37 डिग्री और 4 मिनट है, समझता 37 डिग्री, सॉरी 37 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर, यहां भी लिखा होगा पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखना, अगर पूरब को पश्चिम कर दोगे तो बिल्कुल उलट हो जाएगी कहानी, अलग चीज है। इसका मतलब ये है जो अभी गोले में बना के बताया था हमने, ये पूर्वी हिस्सा है आधा, ये पश्चिमी है तो पूरब में है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार, मिनट को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मिनट को गोली मारो तुम, 8 से 37, तो 8 डिग्री का मतलब है यहां से 8 अंश का कोण बनती हुई ऐसी लाइन कोई है। अक्षांश का मतलब जानते हैं, ये 0 डिग्री अगर मान ले तो यहां से कोण मतलब 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश 90 अंश तक, तो 8 अंश का कोण लगभग ऐसी लाइन खींचेगी यहाँ पे, तो ये लाइन हो गई। फिर ऊपर है 37 डिग्री, तो फिर 37 डिग्री का बनाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन खींचो, इस पट्टी में कहीं है। फिर हम देशांतर पे आए तो ये यहाँ से 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 68 कहीं पे ऐसे होगा, फिर ये 97 होगा ये, तो ये जो है ये इंडिया है बस। इसमें अब देखो, जानते हैं ये तो आपने बताया था ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट है। ऐसे ही 180 देशांतर इधर हैं तो इधर भी हैं, ये पश्चिमी देशांतर है। तो देशांतर जब होगा तो पूर्वी, क्योंकि ये सब यहाँ से 180 अक्षांश देशांतर बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। और जब ये अक्षांश है, ये इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश है। 90 इधर 90 इधर 180, तो अक्षांश का मतलब है उत्तरी वाले। अगर यहाँ पे हम लोग दक्षिणी लिख देंगे गलत हो जाएगा, विकल्प आता भी है, ये नंबर तो याद रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर बदल दिया तो अक्षांश का मतलब उत्तरी और देशांतर मतलब पूर्वी वाले, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसका जवाब है ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और जो है त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 राज्य हैं।
ठीक, याद करना बड़ा आसान है। गुजरात से राजस्थान लगा हुआ, वहीं एमपी है, वेस्ट बंगाल है, और ये दोनों झारखंड छत्तीसगढ़ जो नए राज्य बने हैं वो दोनों हैं। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। सवाल ये भी आता है कि कर्क रेखा नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये भी सवाल आता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है केवल, बाकी से नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय क्या है, ये भी सवाल आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है। प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है 82.5 पूर्वी देशांतर। ऐसे नैनी यहाँ पे है तो ऐसे 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 गुजरती है। अब देखिए फिर यहाँ पे सवाल बनेगा, जो हमारी मानक समय का 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, ये जो हमारी मानक समय की लाइन है, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा। यूपी, गाइडों में ये शायद है नहीं सवाल, ये कर्क रेखा वाला तो है, ये नहीं है। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, और एक और लाइन यहीं पे लिख लो, यह है ग्रीनविच से, या लाइन ऐसे लिखे, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक, अब ये ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच है इंग्लैंड में, जहां से मानक समय माना गया है पूरी दुनिया में। 0 टाइम कैलकुलेट या 0 डिग्री देशांतर, वो ग्रीनविच शहर जो है इंग्लैंड में है। अगला पॉइंट जो है, भारत के ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम टर्मिनल पॉइंट्स क्या है, ये भी सवाल बनता है। बैठो तुम भी, जल्दी में हो तो जाओ। टर्मिनल पॉइंट क्या है, सवाल इस पे बनता है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम पॉइंट है इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर में है और ये अंडमान निकोबार का पार्ट है। जो द्वीप वाला मैप हमने डाला था उसमें देखना इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। और ये भूकंपीय हलचल से बना है, भूकंप आया था उससे पैदा हो गया है, ध्यान रखना। कन्याकुमारी मत कर देना, वो काफी नीचे है, यहाँ पे है कहीं पे। इंदिरा पॉइंट 1974 में शायद भूकंपीय हलचल से बन गया है। भूकंप के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी कहे जाते हैं उसमें ये भी है, कई दफे भूकंप आने से रेगिस्तान में हरा भरा हो जाता है। जब नीचे की चट्टानें टूटती हैं तो पानी टूट फूट के ऊपर आ जाता है, जलस्तर आ जाता है। जहाँ रेगिस्तान है वहाँ फिर हरा भरा मैदान हो जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। ठीक, पूर्वी बिंदु है कीवथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुम लोग जल्दी से लाइव वाला 1000 करो तो लाइव हो तो खूब मजा आए।
लाइव का 2 घंटे आराम से, 3 घंटे तुम लोगों को करंट एंड कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा डाउट इकट्ठा किया, ज़्यादा ज़रूरी हो तो सुबह दिन में फ़ोन से पूछ लिया, नहीं तो संडे को आया जम के टेस्ट दिया। मतलब एक बहुत बढ़िया स्कीम है नीलम, कतई कानपुर जाने की जरूरत नहीं लोगों को पड़ेगी। इतवार के दिन बिल्कुल टिफिन लेके आओ, टेस्ट पेपर यहीं करना है, उसका डिस्कशन होता है एकदम धुआंधार। जो पढ़ा है उस पर सारा मौखिक सवाल पूछे जाएंगे, लिखित नहीं मौखिक भी होगा, और उसकी जो है मॉनिटरिंग होगी। पश्चिमी बिंदु हुआ है गौर माथा, कभी कभी गौहर माथा भी लिखा है, गुजरात में है ये। ठीक, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी एक अच्छा सवाल है। अब आते हैं भारत की जो सीमावर्ती लंबाई है, इस पे भी बहुत सवाल बनता है। तो इसको देखिए 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला तो ये जो जहां समुद्र नहीं है, ये वाली, ठीक, ये लंबाई कितनी है। फिर ये समुद्र तटीय लंबाई कितनी है। फिर ये हमारा अंडमान निकोबार है, इसकी लंबाई कितनी है। लक्षद्वीप ये है गुच्छा यहाँ, उसकी कितनी है। तो लिख लें भारत की भारतीय सीमा की इसको क्या शब्द दें हम, भारतीय सीमा की लंबाई ये जो है स्थलीय सीमा भारत की, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, पूछा जाता है सवाल, इसलिए थोड़ा सा शब्द मैं ढूंढ रहा था। ये मतलब ये टर्म में पूछा जाता है, स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा। स्थलीय सीमा मतलब ये गुजरात से लेकर के और ये सब राजस्थान कश्मीर होते हुए, इधर उत्तराखंड होते हुए, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट होते हुए स्थलीय सीमा बोलते हैं। ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा यह है 6100 किलोमीटर। भारत की द्वीपीय लंबाई यह है 1400, 15 या 16, 15 पॉइंट कुछ है दरअसल, तो हम लोग 16 लिख लेते हैं, 1415 पॉइंट समथिंग है। कुल लंबाई, भारत की कुल सीमा ये हो जाती है 22,000 समथिंग किलोमीटर हो जाती है टोटल लेंथ। ठीक, ये तो पूछते ही हैं, ये भी पूछी गई स्थलीय सीमा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इस तरीके से आपने समझा नहीं है तो स्थलीय मीन्स वो पूरा मान लेते हैं। तो अलग अलग भी आपको याद रखनी है और टोटल भी याद रखनी है। ठीक, इसको आप लोग क्या नाम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल ये आता है, बहुत ही सवाल अच्छा ये आता है कि ये जो समुद्री सीमा है इसके नाम है अलग अलग। ये 5 खंडों में डिवाइड है इसके नाम, और बहुत सवाल आता है। कोई बच्चा अगर 2-4 साल से कंपटीशन दे रहा हो तो जरूर 4 से 8 बार वो सवाल आया होगा उसके सामने। ये जो समुद्र तटीय सीमा है इसके जगह जगह पे अलग अलग नाम हैं। तो पहले ये है नाम कोंकण, दूसरे का नाम है कन्नड़ तटीय सीमा, और ये है कोंकण, कन्नड़ और वो क्या नाम, हाँ मालाबार, मालाबार सही है। ये है कोरोमंडल,
और ये है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, इसी को उत्कल तट भी कहते हैं क्योंकि ये उड़ीसा वाला इलाका है। उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कह देते हैं, उत्तर मतलब नॉर्दर्न से उत्तरी, उत्कल तट या उत्तरी सरकार। ठीक। अब पॉपुलेशन के आधार पर भारत की रैंक है तो वन, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है अभी, शायद थोड़ा सा देख लेना इस पे, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है। वैसे हम लोग चाइना को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन जब तक हमारी सेंसस के डाटा नहीं आ जाते, जो 2021 में होनी थी, प्रति 10 वर्ष में सेंसस होती है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन तब तक सेकेंड ही मानेंगे। हाँ, जो बहुत बढ़िया सवाल आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दुनिया में कौन सा क्रम है, तो इसका जवाब तो है 7th, लेकिन जो इससे पहले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए, पांचवा है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है इंडिया। ठीक। कई दफे एक्चुअली जो आंकड़े हैं उसमें पहला स्थान क्या है, बजाय इसके अब दूसरा पूछने लग गए हैं। जैसे कल टेस्ट पेपर किया था, उसमें था कि दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन थी जो भारत आई थी। पहले तो पुर्तगाली है, तो दूसरी डच है। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और पीडीई और डेनिश और फिर फ्रेंच है। इसे पीडीएफ करके याद कर लेते हैं लोग, पीडीएफ। तो पुर्तगाली, डच और यहीं पे इंग्लिश को से लो, बी कर लो या इंग्लैंड को, और है तो डेनिश भी, लेकिन ये पूछा जाता है इंग्लिश डेनिश, पीडीएफ, पीडीएफ करके। तो ये रही बात। चलिए, इसी से मिलता जुलता फैक्ट लिख लीजिए आप लोग कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी 2.43%। क्षेत्रफल के आधार पर वैश्विक क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी 2.43%। पॉपुलेशन के आधार पर भारत की वैश्विक भागीदारी 17.5% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है। आठ डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये हैं क्या और ये चर्चा में क्यों है, सवाल बन सकता है। ध्यान रखना, जो मालदीव लक्षद्वीप वाली जो कंट्रोवर्सी है इस समय चल रही है, उस हिसाब से सवाल इस पे बन भी सकता है और बहुत संभावना है। एक्चुअली जो चैनल हैं ये अक्षांश हैं और कुछ नहीं है। 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री मतलब 9 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री अक्षांश या 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में।
8 डिग्री चैनल, ये है मालदीव। और मिनिकॉय द्वीप है हमारा, मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप के बीच, देखिए लक्षद्वीप अपने आप में एक द्वीप है और वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, 36-37 द्वीपों का समूह भी है। अगाती, अमीनी, मिनिकॉय, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही 10 डिग्री है अंडमान और कार निकोबार के बीच, अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मालदीव वाला। मालदीव की राजधानी माले, राजधानियां जरूर याद करते रहते हैं, ठीक। भारत का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जिसे कहते हैं, इंडिया का लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी, इसका मतलब ये है वो है 943। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये सेक्स रेशियो पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है और सबसे ज्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है। तो सबसे ज्यादा तो साहब लगती है हमारी बांग्लादेश से, ठीक, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, बस 106 किलोमीटर के आसपास। तो ये 4000 समथिंग है, कुछ 4096 इस टाइप से है, कुछ 4096 ही है शायद। सबसे ज़्यादा ऐसे, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। कहीं कहीं 99 लिखा है। एक्चुअली अफगानिस्तान ऊपर सब ग्लेशियर हैं जम्मू कश्मीर, तो नापने में एग्जैक्ट नहीं हो पाता। जितने बार नापोगे उतने बार कम ज़्यादा होती है। ऐसे ही नदियों की लंबाई, अगर 1-2 मीटर की कंट्रोवर्सी है तो वो कभी हो नहीं पाती है। जब जब नापोगे हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो जो भारत के राज्यों में समुद्री सीमा, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सर्वाधिक है, तो उसका जवाब है गुजरात। लेकिन इसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। तो ये याद रखना, भारत के राज्यों की समुद्र तटीय लंबाई। एक और इसमें लिख लो, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ये एक्सप्लेन नहीं किया शायद, ये गुजरात से लेकर गोवा तक है। ये गुजरात है यहां से, और गोवा से लेकर मंगलौर है, लिख लो इसको, कर्नाटक का स्टेट है। और ये कन्याकुमारी, ये जो कोंकण तट है, कोंकण तटीय सीमा, ये गुजरात से लेकर के गोवा तक है। ये कन्नड़ है गोवा से लेकर के मंगलौर तक, और मालाबार है मंगलौर से कन्याकुमारी तक। और ये कोरोमंडल है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जंक्शन है, जहाँ पे वहां तक
और ये उधर फिर वेस्ट बंगाल तक चली जाती है, उत्तरी सरकार तक या उत्कल तट। ठीक। एक जो बहुत अच्छा सवाल ये है कि हमारा जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यह है 4 जिलों से मिलके बना है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं, लोकेटेड है। मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट और 3 राज्यों में है। इसलिए पुडुचेरी के राज्यपाल बनने की बड़ा ही चार्म है हमारे देश में। किरण बेदी रही कुछ समय, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही थी, नहीं बन पाई, तो बीजेपी वालों ने उन्हें पुडुचेरी का राज्यपाल बना दिया। चार्म ये है कि वो यहाँ से 2 तो यहाँ पे तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। अपने चारों डिस्ट्रिक्टों में हेलीकॉप्टर से घूमता है। वो कार की बजाय हेलीकॉप्टर है उसके लिए। भाई इतनी दूरी कार से कैसे तय करेगा? तो 4 जगह पे पहला है यानम, ये इसका नाम है, हाँ यमन सॉरी, यमन तो देश है, यानम यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये और कराईकल और पुडुचेरी, कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है। पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल, ये कराईकल कराई ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश है। और ये माहे इधर केरला में है, इधर कहीं है, ये माहे ये केरला में है। ठीक, तो ये भी बढ़िया फैक्ट हुआ। और इसके बाद जो है अब ये भारत की तो बेसिक जानकारी थी, छोटी आपको मिली। नामकरण कैसे हुआ, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत की पॉपुलेशन के आधार पे विश्व में क्या स्थिति है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा नंबर है, भारत की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम टर्मिनल पॉइंट्स क्या है, ये सारे बिंदुओं को हमने देखा। लेकिन थोड़ा सा और समझ लें, भारत का भू आकृतिक विभाजन देख लें, भारत का भू आकृतिक विभाजन की टोपोग्राफी के आधार पर भारत को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब जब भी हम भूगोल में स्टडी करते हैं, अच्छा भूगोल की परिभाषा आप लोगों को पता है? भूगोल की परिभाषा एक लाइन की है, when we study an event with respect to the space it is called geography, and when we study an event with respect to the time it's called history। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी की बहुत बेसिक परिभाषा है। जब किसी स्पेस के संदर्भ में किसी घटना को, किसी स्थान को हम समझते जानना चाहते हैं तो भूगोल है, और टाइम के संदर्भ में अध्ययन करें तो वो इतिहास है। भारत को मोटे मोटे 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मतलब 6 रीजन ऐसे हैं जिनकी उन 6 पट्टियों की अपनी विशेषताएं हैं, जो उस रीजन में एक जैसी है। जैसे पहाड़ों की अपनी विशेषताएं, तो एक पहाड़ी इलाका हो गया। उत्तर का मैदान है, उसका अपना एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर से मतलब उनकी जो फसलें हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ में रहने वाले लोगों का शारीरिक बनाव गठाव, रंग है, इन सारी चीजों को लेकर के मोटा मोटा हम 6 भागों में बांटते हैं। सवाल भी आता है। पहला इनमें है भारत का पर्वतीय प्रदेश, ये हिमालय वाला एरिया। भारत का पर्वतीय प्रदेश पहला, भारत का पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी शब्द उत्तरी पर्वतीय, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, पहला क्लासिफिकेशन का पहला विषय। दूसरा है उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान। ठीक, दूसरा है उत्तरी मैदान। हालांकि इनके अंदर भी डिटेल है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए। और बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत ही बेसिक और बहुत जानदार सवाल।
जो किसी भी गाइड की रीच से एकदम बियॉन्ड है। गाइड को पढ़ के आप नहीं कर सकते किसी भी सीमा तक। और एक बात समझ लें, भूगोल का मतलब है कक्षा 10 की फिजिक्स। उस एंगल से आप समझेंगे तो भूगोल बहुत रुचिकर और सरल विषय है। ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान ये कैसे बना, इसकी अपनी विशेषताएं क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसमें भी हिमालय कोई दीवार की तरह नहीं निकला है, क्षैतिज सागर से तो निकला है। हमारा जो पर्वतीय प्रदेश है मेनली हम लोग इसको हिमालय के कहते हैं। हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां, ट्रांस हिमालय, फिर ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। इन चारों की उत्पत्ति का कालखंड अलग अलग है। अलग अलग कालखंड में ये इनकी उत्पत्ति है, तो ध्यान रखना हम लोग पढ़ेंगे। फिर उत्तर का विशाल मैदान बोला जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। ये इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसकी भी ढेरों विशेषताएं हैं, अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक। तीसरा है ये प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार। ये लावा चट्टान से बना हुआ है, इसलिए बहुत सख्त है और उत्तर के मैदान से भिन्न है। यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी हिमालयी नदियों जैसी नहीं है जो मिट्टी लाई हो और इनमें पानी हो। प्रायद्वीपीय पठार है जो ट्रेंगल के टाइप का है, त्रिभुजाकार है, ये भी सवाल आता है। चौथा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पांचवा है पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान। छठवां है द्वीपीय भाग। द्वीपीय मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पे ये अंडमान ये। अब पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान, इनमें अंतर क्या है? ये 3 माउंटेन है पश्चिमी घाट, और उसके बाद जो ये मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। इनका निर्माण कैसे हुआ? एक्चुअली इनका निर्माण समुद्र की लहरों ने काट काट के बनाया है। एक बिंदु। दूसरा पॉइंट है जो नदी आई, नदी ने कुछ काटा, कुछ अवसाद लाई, यहाँ से छोटी छोटी नदी नाले आए, पानी बह गए, वो अवसाद लाए, कुछ समुद्र ने काटा, समुद्र की लहरों ने, ऐसे इनका निर्माण हुआ है। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप देखें तो ये पूर्वीय तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है। किससे? इससे इसकी ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। मतलब ये सकरी पट्टी है, ये चौड़ी पट्टी, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि जो इधर आने वाली नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये बड़ी नदियां जब आई तो मिट्टी ज्यादा लाई, इसलिए इसे और समुद्र में यहाँ डालती गई तो ये मैदान चौड़ा हो गया। इधर आने वाली नदियां कुछ है ही नहीं पहले तो। गोवा में केवल ज्वारी और मांडवी है, छोटी सी। नर्मदा इधर से आई, कच्छ की खाड़ी में गिर गई, ताप्ती आई, कच्छ की खाड़ी में गिर गई। तो पश्चिमी घाट से इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियां है नहीं। पहली बात तो ज्वारी मांडवी बहुत छोटी नदियां, पेरियार वगैरह यहाँ पे, लेकिन ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बड़ी नदियां हैं। अब ये जो हिमालय से नदियां आई, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना, इन नदियों ने, मतलब सिंधु अकेले नहीं है, सिंधु की 5-6 झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, उसकी सहायक व्यास, ये सब नदियां इतनी मिट्टी लाई हिमालय से। इस मिट्टी की मोटाई आप लोगों को पता है? इसकी एवरेज मोटाई 2 किलोमीटर है, कहीं कहीं तो ये 6 किलोमीटर है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये जलोढ़ मिट्टी है, यानी जल के द्वारा उड़ के आई है, जल के द्वारा लाई गई है, और ये रिवर्स लाई है। और ये जो मिट्टी है, थिकनेस है, इसकी एवरेज डेप्थ 2 किलोमीटर है, कहीं कहीं 6 किलोमीटर भी है। इसी मिट्टी के रंध्रों में पानी भरा है। हम लोग जो ट्यूबवेल के रूप में निकालते हैं, हैंडपंप के रूप में निकालते हैं, इन्हीं रंध्र में पानी है। और ये मिट्टी साउथ में नहीं है,
इसलिए साउथ में पानी का हमेशा क्राइसिस रहता है। लावा चट्टान है ज्वालामुखी से लिखी हुई, पत्थर पत्थर पत्थर, 100 मीटर 200 फुट 500 फुट 600 फुट पत्थरी पत्थर है ही नहीं पानी के अंदर। इसलिए साउथ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीबी है। बस शहरों में चमक दमक है, मुंबई में दिखेगी, नागपुर में दिखेगी, पुणे में दिखेगी, लेकिन मुंबई का आपको देखे इलाका, विदर्भ का कितना किसान आत्महत्या करते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई? क्योंकि गांव संपन्न है, खाने पीने को सबके पास व्यवस्था है, हर जगह पानी की सुविधा है। कहीं आलू होता है तो पूर्वांचल में गन्ना धान होता है, पश्चिम में गन्ना होता है, खेती की पशुपालन की जीने खाने की व्यवस्था है। इसलिए उत्तर भारत में किसान आत्महत्या नहीं करता है। साउथ में किसानों की आत्महत्याएं आप रोज पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत होती है। तो इनको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। नदियों पे भी बात हुई तो 2 मिनट आपका लेंगे। नदियां भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की हैं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। लगभग 4000 नदियां हैं जो 23 नदी बेसिनों में विभाजित हैं। नदी बेसिन से मतलब जैसे गंगा है और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं सारी मिलकर बनाएंगी गंगा रिवर बेसिन। जो बड़ी नदी है, फैमिली का बॉस है, हेड है, कैप्टन है, तो यमुना भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। यमुना की सहायक है चंबल, चंबल भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बोली जाएगी। चंबल की सहायक बनास है, बनास भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा मानी जाएगी। तो इस सोन, केन, बेतवा जितनी नदियां ये सब गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो हमारे देश में 2 प्रकार की नदियां हैं। एक वे जो हिमालय से निकलती हैं और एक वो जो साउथ में प्रायद्वीप से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। सवाल बनता है यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय नदी है, मैं लिख दिया और ऑप्शन दे दिया सतलज, सिंधु, यमुना, गोदावरी। गोदावरी निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, लिख दिया आंसर। वो विकल्प गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और व्यास, यानी प्रायद्वीपीय नदी व्यास नहीं। या सतलज की सहायक है जो पंजाब में निकलती है और वहीं सतलज में मिली हो जाती है। नदी वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। नदी वाला वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और जल्दी हम भूगोल पे मेगा बनाएंगे। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अगर कोई काम नहीं लगा, श्योर नहीं है, वादा नहीं कर पाए, कोई और जरूरी काम अगर नहीं लगा तो हम कोशिश करेंगे 5 घंटे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी, मतलब एक ऐसा मेरा पास जहाँ सवाल आते हैं, द्वीप, नदी, झरने, परमाणु केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, ऐसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। यदि मैप हम उसमें अपलोड करेंगे, मेरे बेसिक जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर देंगे। पुराने हैं, राइटिंग थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन फिर भी जूम करके आप देखेंगे उसको अच्छी क्वालिटी में तो दिखेगा आपको। अब देखिए, बहुत बेसिक सवाल तो ये हुआ, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी का अंतर जब तक आप नहीं समझेंगे, फिर चाहे जिस लेवल का सवाल है, कहानी खत्म। चाहे सिपाही परीक्षा में है, चाहे यूपीएससी परीक्षा में है। हिमालयी नदियां क्या है? सदा नीरा है, पूरी साल भर पानी रहता है। जो बरसात में तो बारिश वाला पानी, और गर्मियों में जो बर्फ पिघल के आती है वो पानी। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? मौसमी है। जस्ट इसके अपोजिट विशेषताएं हैं। ये मौसमी नदियां हैं, पानी बढ़ता मौसम और तभी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट और बेटा बहुत सवाल आता है, कई बार आ चुका है, हिमालयी नदियां विसर्पण करती हैं और ये रैखिक प्रवाह है इनका, उनका विसर्पण है, इनका रैखिक प्रवाह। ये दोनों टर्म समझ लो। विसर्पण मतलब सांप के चलने जैसा, क्यों? रैखिक का मतलब सीधा नर्मदा देखो 1300 किलोमीटर डंडा जैसी, बिल्कुल छड़ी जैसी रखती है। 1300 किलोमीटर मैप पे आप देखेंगे, यहाँ से नर्मदा सीधी यूं चली गई सीधी। गोदावरी भी मुड़ी है तो ऐसे ऐसे नहीं है, बिल्कुल देखना यूं। जब आप गंगा, यमुना ये को देखें, इसके पीछे रीजन क्या है, विसर्पण क्यों करती हैं? अब हिमालय की ऊंचाई है 8 किलोमीटर है, 8800 समथिंग, तो कोई 7 किलोमीटर से निकल रही है, कोई 6 किलोमीटर से निकल रही है, तो इतना अवसाद लाती है हिमालय से कि मैदान में आके वो अवसाद जम जाता है। जब नदी बह रही है
और उसमें मिट्टी आ जाएगी तो वो रास्ता बदलेगी, अपना रास्ता बदलेगी। दूसरा, ये हमारा उत्तर भारत प्लेन भी है, बहुत स्लोप नहीं है, साउथ में स्लोप है और पत्थर है। ये हमारा उत्तर भारत अब मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी को काट देता है पानी, जब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से गिरेगा आके, तो इतनी मिट्टी यहाँ जम जाती है कि इसको रास्ता बदलना नदी की मजबूरी हो जाता है। इसे ही भूगोल में मेंडरिंग कहते हैं, हिंदी में विसर्पण, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द मेंडरिंग लिख लो इसको, मेंडरिंग ऐसे लिख देंगे और आप लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, मेंडरिंग लफड़ा पड़ जाएगा। ये क्या, विसर्पण को अंग्रेजी में मेंडरिंग कहते हैं। और साउथ वाली साइड ऐसी चलती है। हिमालय नदी को युवा नदी कहा जाता है, यंग रिवर। ये प्रौढ़ नदियां है, पुरानी है। उत्तर भारत का निर्माण पहले हुआ कि दक्षिण भारत का, कभी सवाल है तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत हमारा ये पुराना है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है और सख्त चट्टान लावा से बना हुआ है। तो बेसिक अंतर तो आपको ये आपने देख ही लिया, ये सदा नीरा है, मौसमी है, ये विसर्पण करती हिमालय की नदियां और रैखिक प्रवाह है। ये युवा नदियां हैं, वो प्रौढ़ नदियां हैं। दूसरा, हिमालयी नदियां सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इधर प्रायद्वीपीय भी गिरती है, इधर से कुछ नदियां इधर, कुछ नदियां इधर। और कई दफे एक सवाल है, नोट कर लो आप लोग, ऐसी नदी का नाम बताओ, भारत की ऐसी नदी कौन सी है, भारत की ऐसी नदी कौन सी है भारत की ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम तो प्रायद्वीपीय भारत में है, जिसका उद्गम तो प्रायद्वीपीय भारत में है, परंतु वह गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। उद्गम प्रायद्वीपीय है बट गंगा नदी तंत्र का पार्ट है, और वो नदी है सोन। ठीक, इधर से निकलती है और ऐसे ऐसे गंगा में अंतिम सहायक नदी है। इधर यहाँ से नर्मदा निकलती है, उसी के आसपास से कैसे निकलती है नर्मदा, सोन, और वो उड़ीसा में जाती है महानदी। ये सब एक ही जगह से निकली हुई है, वो इधर जाती है, वो इधर जाती है, वो इधर चली जाती है, एक ही जगह से कमोवेश निकलती है ये। तो जितना हो सका मैंने कम समय में आपको दिया। लगातार हम पुलिस परीक्षा से पहले पूरा मेगा बना के आपको दे देंगे, जिससे आप समझ सकें। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और घबराए नहीं, समय कम है, सबके लिए कम है, बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। आपके लिए एक बड़ा संबल है कि कम से कम हमारे रूप में आपको एक सपोर्ट है। जब भी कोई समस्या हो आप कॉल कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन आ भी सकते हैं। और बहुत जल्दी ही हम अपनी हाइब्रिड क्लास की कॉन्सेप्ट आपको लॉन्च करेंगे, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का मिश्रण होगा। हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन, 6वें दिन ऑफलाइन। इसमें टेस्ट भी होगा, आपने जो पढ़ा उसका भी मूल्यांकन होगा, और मेरे द्वारा जो डाउट सेशन है वो भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।